हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आयोग है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या इसे NHRC भी बोलते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद में देखिए आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में हमारा वहाँ पर लिखा है मानव अधिकार आयोग। तो हमें यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों मानव अधिकार यहाँ पर पढ़ना है, यानी मध्य प्रदेश का भी और राष्ट्रीय स्तर का भी। अब आयोग को आप सभी को पता है, हम यहाँ पर सारे बिल्कुल फैक्ट वाइज चर्चा करते हैं। पूरे आयोग को हम यहाँ पर अब शुरू से फैक्ट वाइज ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं और जो 2019 में संशोधन हुआ है उस आधार पर भी हम इस आयोग को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि मानव अधिकार क्या होता है। देखिए मानव अधिकार की जो संकल्पना है वो अत्यंत प्राचीन है। जो ग्रीक यूनानी राज्य थे वहां पर सबसे पहले इन्हें मान्यता दी गई थी, यानी ग्रीक यानी पश्चिम के राज्य, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। तो इन राज्यों ने इन्हें सबसे पहले यहाँ पर मान्यता दी थी। वो मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते यहाँ पर दिए जाते हैं, यानी कि उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जन्म में ही निहित होते हैं, यानी जन्म लिया और ये अधिकार उन्हें मिल गए हैं। वो मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, चाहे वो उनका मूल या वंश या धर्म या लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। तो ये उन्हें जन्म से मिलते हैं और ये सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उसका वंश कुछ हो, धर्म कुछ हो, लिंग कुछ हो और राष्ट्रीयता कुछ हो, या चाहे वो विदेश का क्यों ना हो, तो उसे भी यहाँ पर मानव अधिकार दिया जाता है। तो ये आपको मानव अधिकार के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इसके गठन की यदि हम बात करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, और जो हमारा जो राज्य स्तर का मानव अधिकार संरक्षण आयोग है तो उसे हम आज ही अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो गठन है 12 अक्टूबर 1993। तो डायरेक्ट आपका इससे फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से अनुच्छेद के तहत या कौन सी धारा के तहत या कौन से अधिनियम के तहत, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो आया था उसकी धारा 3 के तहत और केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ एक गैर संवैधानिक निकाय है और बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय यानी इसमें सदस्य बहुत सारे होते हैं, तो हम वो भी देख लेंगे इसकी संरचना। और ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। उसके बाद में देख लेते हैं मानव अधिकार। देखिए यहाँ पर मानव अधिकार की यदि परिभाषा आ जाती है, या फिर देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर पॉलिटी के जो पेपर है उसमें शायद ये पूछी जा सकती है। तो सामाजिक जीवन की वे दशाएं जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत या संविधान के अनुरूप कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे, वही है मानव अधिकार। और सबसे पहले इसका थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका इतिहास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन में एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था और उसे ही महान घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो वहीं से मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार की शुरुआत हो चुकी है। तो इंग्लैंड में मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अमेरिका में क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। और भारत में क्या कहते हैं? मौलिक या मूल अधिकार। देखिए भारत में स्पष्ट तौर पर मानव अधिकार का वर्णन नहीं है, बाकी हमारे यहाँ संविधान में मूल अधिकार का वर्णन है। यहाँ पर मूल अधिकार दिया गया है और बहुत सारे जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनका मानना है कि यही हमारे मानव अधिकार है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संविधान में मानव अधिकार का वर्णन नहीं है, वहाँ व्यक्ति के जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है। संविधान में क्लियर मेंशन नहीं है कि ये मानव अधिकार है, बाकी जो मूल अधिकार है उन्हें ही हम मानव अधिकार की संज्ञा दे सकते हैं। अब दोस्तों जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जो मूल अधिकार होते हैं वो किसी व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु संविधान में वर्णित अधिकार है, ये मूल अधिकार है। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हो यदि 3 मार्कर में आती है तो, है ना। तो थोड़ा बहुत हमें मेंस पे भी पकड़ रखना है और अभी थोड़ा थोड़ा मेंस लेकर भी चलना है, क्योंकि अभी प्री को बहुत टाइम है और आपका बहुत सारा ज़्यादा मतलब पोर्शन यहाँ पर प्रीलिम्स का कवर हो भी गया होगा। तो थोड़ा थोड़ा मेंस भी पढ़ते चलिए, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं कि मानव अधिकार का उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो मानव अधिकार आयोग, सॉरी दोस्तों, ये मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है कि संविधान में वर्णित मानव अधिकारों के प्रहरी के रूप में ये कार्य करता है, जैसे स्वतंत्रता, जीवन और समानता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता, जीवन जीने और समानता का जो अधिकार दिया है, और एक अस्पृश्यता निवारण का जो अधिकार दिया है, मतलब तो उसके लिए ये कार्य करता है। कौन सा? ये ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी इनकी गरिमा को ये बनाए रखता है और इनके प्रहरी के रूप में ये कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय की यदि बात करते हैं तो वो है नई दिल्ली में, और केंद्र सरकार के अनुमोदन से कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आयोग चाहे तो वो केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर वो इसका जो मुख्यालय है वो कहीं और भी स्थापित कर सकता है। बाकी जो वर्तमान की बात करें तो नई दिल्ली में है। अब देखिए ये आयोग की संरचना, तो आयोग की संरचना जो 2019 का जो संशोधन हुआ उससे पहले क्या थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होता था और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते थे और 4 पदेन सदस्य, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 सदस्य हुआ करते थे अध्यक्ष सहित मिलाकर। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर केवल 8 सदस्य थे और अध्यक्ष को अगर हटा दें, बाकी अध्यक्ष सहित आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में इसमें 2019 में संशोधन हुआ है, उसके बाद कुल सदस्य संख्या यहाँ पर 13 हो चुकी है। तो देखिए वो 13 क्या क्या हुआ है। देखिए सदस्य में जो अध्यक्ष है, वर्तमान संरचना की बात करते हैं, जो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी जो इसकी नियुक्ति है और इसकी योग्यता है इसमें परिवर्तन किया गया है, तो वो भी मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखे हैं, अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो एक अध्यक्ष, 2 न्यायिक सदस्य, 3 विशेषज्ञ होंगे जिसमें से एक महिला होना अनिवार्य है। उसके बाद में 7 पदेन सदस्य, तो इन अध्यक्ष सहित यहाँ पर 13 सदस्य हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसका अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष होगा वो एक ही होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त, यानी वो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य मतलब कि उसमें चाहे कार्य कर रहा हो चाहे सेवानिवृत्त है। और वो भी कौन, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यानी अन्य न्यायाधीश भी और मुख्य न्यायाधीश भी, चाहे वो अभी सेवा दे रहा हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो अन्य न्यायाधीश का जो प्रावधान जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 2019 के संशोधन के तहत। बाकी पहले सिर्फ इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और अन्य न्यायाधीश को अभी यहाँ पर 2019 के संशोधन के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पूर्णकालिक सदस्य। तो दोस्तों इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी की नियुक्ति की जाती है, यानी इन सभी की नियुक्ति की जाएगी। ये मतलब कि अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पदेन सदस्य मैंने लिखा है और ये पूर्णकालिक सदस्य है, यानी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश इसका सदस्य होगा, अन्य न्यायाधीश जो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, यानी वो अभी वर्तमान में है या फिर पहले रहा हो या पहले सेवा दे चुका हो, तो वो दोनों उस प्रकार से यहाँ पर एक सदस्य वो होगा। और एक सदस्य क्या होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत भी हो या फिर सेवानिवृत्त हो, यानी कार्यरत अभी चाहे वो उस वर्ग पर हो या फिर सेवानिवृत्त हो चुका हो। तो एक हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट को इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 अन्य सदस्य जिन्हें मानव अधिकार संबंधित कार्यों का अनुभव हो। तो पहले की यदि बात करते हैं, जब 2019 में संशोधन नहीं हुआ था तब यहाँ पर 2 अन्य सदस्य थे, बाकी अब यहाँ पर 3 सदस्य हो गए हैं। और उसमें 3 सदस्य अभी देखिए कौन कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जिसे मानव अधिकार संबंधित कार्यों का अनुभव है या ज्ञान हो या ज्ञाता हो। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा, संशोधन 2019 में इसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। यानी ये जितने भी 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो इसमें से कोई भी एक महिला हो सकती है, चाहे वो ये मानव अधिकार संबंधित कार्यों का अनुभव वाले हो, चाहे या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहे हो या रही हो, है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, सिर्फ अन्य न्यायाधीश जो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो। तो देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर हाईलाइट करके भी रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो ये मैं आपको बताऊंगा और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उलझ सकते हो, तो अच्छे से एक एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, और इसे 2 से 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आसीन या कार्यरत न्यायाधीश को यदि नियुक्त करता है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। यानी देखिए अगर राष्ट्रपति अगर ऐसे किसी व्यक्ति को इस पद पर रखता है जो कार्यरत है, यानी उस पर आसीन हो या कार्यरत हो, अभी सेवानिवृत्त होगा, तो उन्हें फिर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर वो ऐसे व्यक्ति को रखते हैं कि जो अभी कार्यरत हैं, तो उन्हें क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश से यहाँ पर परामर्श लेना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर पदेन सदस्य होते हैं 7, तो इनकी नियुक्ति नहीं होगी, ये आयोग के सदस्य माने जाएंगे। देखिए जो पदेन सदस्य होता है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी ये पद दिए गए हैं, तो इन पद के जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो ऑटोमेटिक मानव अधिकार आयोग के यहाँ पर जो संरचना है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्हें अलग से नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी कि अलग से नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो इन्हें नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार की संरचना में इन्हें नियुक्ति नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ नियुक्ति कितने की होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये देखिए, एक तो अध्यक्ष और बाकी ये यहाँ के 5 सदस्य, यानी कुल 6 लोगों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए ये जो पदेन सदस्य होते हैं इसमें कौन कौन शामिल है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इनके जो वर्तमान अभी जो अध्यक्ष है उनके नाम आपको नोट करके धर लेना है, क्योंकि अभी ये चेंज होते रहते हैं। तो आपको जो लेटेस्ट डाटा है वो उसके आधार पर इनके आयोग के अध्यक्ष के नाम आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक अध्यक्ष होगा, उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो ये यहाँ पर ये संरचना में ये जो थे ये पहले भी शामिल थे दोस्तों, और अभी देखिए 2019 के संशोधन के बाद यहाँ पर 3 लोगों को और जोड़ दिया गया है। एक तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे, उसके बाद में बाल संरक्षण अधिनियम आयोग के भी अध्यक्ष, और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त। तो ये तीनों को अभी 2019 के संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि मानव अधिकार में संशोधन 2019 के तहत हुआ, तो उसमें जो पहले से थे यानी, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि नए अध्यक्ष या इसमें पदेन सदस्य कौन से जोड़े गए हैं 2019 के संशोधन के तहत। तो इसमें से एक उठाकर रख देंगे ऑप्शन में, और बाकी ये 3 रख देंगे। तो जो इनमें से जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। आपको ये इतना भी लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों आयोग का एक महासचिव होगा। अब देखिए जो आयोग का महासचिव ही अलग से है, ये संरचना में शामिल नहीं है, और हर आयोग का यहाँ पर महासचिव या सचिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी एक सचिव होगा। अब वो कौन होगा? मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा वो, और अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा। और 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद यहाँ अध्यक्ष के अधीन प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकता है। पहले यहाँ नहीं कर सकता था, पहले सिर्फ जो अध्यक्ष जो यहाँ आदेश देता था उसके अनुसार ही ये कार्य करता था। बाकी अभी ये प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का भी ये उपयोग कर सकता है। इसे सदस्य और अध्यक्ष में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, यह इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूरी संरचना समझ में आ गई होगी, मैंने आपको यहाँ पर संरचना बता दी है। अब देखिए जो अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति होगी वो तो यहाँ पर राष्ट्रपति करेंगे। बाकी उनकी नियुक्ति के लिए भी एक यहाँ पर समिति होगी, वो आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति हेतु यहाँ पर एक समिति होगी, उसका ध्यान रखना है। वो प्रधानमंत्री की सलाह पर उच्च स्तरीय समिति होगी, यानी इसमें जितने भी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं वो ही इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। देखिए यहाँ पर 6 सदस्य होंगे। अब उसका जो उस समिति का अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और ये देखिए ये है यहाँ पर सदस्य। तो सदस्य कौन कौन होंगे? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का उपसभापति। ये आपको ध्यान रखना है, उपसभापति। यहाँ पर क्या है दोस्तों? उपसभापति, ये आपको ध्यान रखना है, सभापति। अब देखिए उपसभापति और सभापति से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मानव अधिकार के चयन की जो समिति होती है तो उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो एक सभापति वाला ऑप्शन रहेगा, और बाकी ये ऑप्शन दे देंगे। तो हमारा वो सभापति वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपसभापति, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है सभापति या उपराष्ट्रपति शामिल इसमें नहीं होते हैं। और दोस्तों एक है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री। तो इतने आपको ध्यान रखना है। जो चयन की समिति होती है, जो नियुक्ति की जो समिति होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। फिर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट करके मैंने लिखा है संशोधन 2019, अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। यानी ये 2019 के पहले इसमें क्या था कि अध्यक्ष और सदस्य की पुनः नियुक्ति इसमें नहीं की जा सकती थी। बाकी अभी 2019 में संशोधन के बाद यदि कोई अध्यक्ष रिटायर हो जाता है या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वापिस से उस आयोग का वो अध्यक्ष बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। यह आपको ध्यान रखना है, यानी पुनर्नियुक्ति के पात्र यहाँ पर होंगे। उसके बाद में वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है। उसके बाद में हटाया जाना और त्यागपत्र। देखिए त्यागपत्र का तो आपको पता है, त्यागपत्र किसे देंगे? यहाँ पर राष्ट्रपति को। और त्यागपत्र अपनी स्वविवेक के निर्णय पर रहता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार रहता है, जब भी देना हो दे सकते हैं। उसके बाद में हटाया जाना। अब हटाया जाना यदि साबित कदाचार है तो साबित कदाचार का अगर आधार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जांच के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हटाएंगे राष्ट्रपति, बाकी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जांच करेगा। अब जैसे कि अन्य आधार देख लेते हैं, जैसे दिवालिया हो गया हो या बैंक से कुछ कर्जा लिया हो चुकाया नहीं हो, उसके बाद पदावधि के दौरान कहीं और से वेतन प्राप्त करता हो, या मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो या शिथिलता हो, या कुछ ऐसा अपराध हो जो नैतिकता का पतन होता है, जिससे नैतिकता का पतन होता है, यानी भ्रष्टाचार वो कर रहा हो, तो राष्ट्रपति फिर डायरेक्ट हटा सकता है। फिर वह सुप्रीम कोर्ट की जांच की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, और सिर्फ एक साबित कदाचार को इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जांच करेगा। तब राष्ट्रपति जब हटाएगा तो साबित कदाचार में सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता है, बाकी अन्य आधार में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, यानी अध्यक्ष का भी 3 वर्ष 70 वर्ष है और सदस्यों का भी। अब देखिए संशोधन हुआ था 2019 के बाद, और इसके पहले इसमें बात करते हैं तो 5 वर्ष और 70 वर्ष थी। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 के संशोधन के पूर्व मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या हुआ करता था। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने संरचना, कार्यकाल, वेतन भत्ते, हटाया जाना, समिति और कौन कौन सी समिति होती है ये आपको बता दिया है। और जो करंट के जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो आपको नोट करना है, या फिर मैं जैसे ये सारे आयोग कंप्लीट होंगे तो मैं ये सारे आयोग के अध्यक्ष जितने भी वर्तमान के अध्यक्ष सदस्य हैं उनके सारे के एक यहाँ पर नोट्स बना के यहाँ पर बता देंगे, है ना। उसके बाद में देखिए कार्य की बात करते हैं तो मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना। देखिए मानव अधिकार आयोग है तो मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करना, स्वप्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन। देखिए यहाँ ऐसा है, चाहे तो वह खुद से भी कर सकता है या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिस पे मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो खुद भी यहाँ पर आयोग से सिफारिश कर सकता है। उसके बाद में उसकी तरफ से, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्र और राज्य से किसी भी विषय पर रिपोर्ट मांग सकता है। केंद्र और राज्य से किसी भी विषय पर मानव अधिकार आयोग यहाँ पर रिपोर्ट मांग सकता है। और लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की जांच करना, जितने भी लोक सेवक होते हैं जो भी यूपीएससी और ये स्टेट पीसीएस से जो भी चयनित होकर जाते हैं या अन्य तरह के जो लोक सेवक होते हैं तो उनके भी यहाँ पर उल्लंघन की जांच करना, ये देखता है कि वहाँ पर कोई मानव अधिकार से संबंधित कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या मानवता का हनन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लोक सेवकों के भी यहाँ पर जांच की जाती है। उसके बाद में किसी न्यायालय में लंबित मानव अधिकार के अतिक्रमण का वाद भी जांच करता है, यानी किसी न्यायालय में यदि कोई सा काम यदि लंबित है तो उसकी भी यहाँ पर जांच करता है। और देखिए जैसे कि वहाँ लंबित कार्य यदि आयोग यहाँ पर जो अन्य न्यायालय है यदि वो कह देता है कि हाँ आप इसकी जांच कर सकते हो, यानी उससे पहले उन्हें क्या लेना होगा, उन्हें आदेश लेना होगा, यानी वो आदेश जब पारित करेंगे कि हाँ आप इसकी जांच कर सकते हो तभी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संविधान या मानव अधिकार के लिए लागू विधि का पुनर्वलोकन और उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन की सिफारिश करना, यानी संविधान में जो भी मानव अधिकार दिए गए हैं तो उनका पुनर्वलोकन करना, यानी फिर उनकी मतलब जांच पड़ताल करना कि इसमें कोई गलत तो नहीं हो रहा है, जैसे अस्पष्टता के आधार पर किसी मानवता का हनन तो नहीं हो रहा है, तो उसकी भी यहाँ पर जांच की जाती है। और उसका प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पर जांच की जाती है। उसके बाद में मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी किस किस प्रकार से यहाँ पर मतलब मानवता के हनन को रोका जा सकता है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में भाग लेना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्य। जो भी मानव अधिकार से संबंधित जितने भी सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राज्य सरकार की अनुमति से जेल, उपचार, सुधार गृह की जांच करना, यानी जेल में या फिर अस्पताल में या फिर कहीं पे भी जो सुधार बंदी गृह, किशोर बंदी गृह होते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि वहाँ पर राज्य से संबंधित यदि कोई सी जेल हो या कोई भी हो तो वहाँ पहले राज्य सरकार से उन्हें अनुमति लेना होगा, उसके बाद में ही वहाँ पर जाँच की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन और संस्थाओं को प्रेरित करना। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होती है ना, अनुदान प्राप्त नहीं भी होती है, किसी किसी के अलग रहते हैं, जैसे कि एनजीओ वगैरह रहते हैं, खुद के संगठन उनके रहते हैं जो मानव अधिकार के हनन ना हो इसके लिए हमेशा कार्य करते हैं, तो उनका भी यहाँ पर क्या होता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, चाहे संगठन हो चाहे संस्था हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंने फैक्टे लिखे हैं तो फैक्टे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्य इसी प्रकार है, वो कार्य जैसे कि आपने भी कोई से नोट्स वगैरह लिए होंगे तो ये कार्य उसमें सब सेम ही रहते हैं। तो मानव अधिकार आयोग है तो सब सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी मानवता का हनन हो रहा है तो उसकी ये जाँच करता है, और ये इतना आपको ध्यान रखना है। और उसका प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं, ये उसका यहाँ पर ध्यान रखता है। उसके बाद में यहाँ पर नोटेबल फैक्ट है कि मानव अधिकार से संबंधित दांडिक मामलों की जांच सुप्रीम या हाईकोर्ट की अनुमति से कर सकता है, क्योंकि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, दांडिक मामले में नहीं। यानी आयोग सिर्फ जांच कर सकता है, उन्हें दंड नहीं दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अनुमति से, यानी अगर कोई दांडिक मामला है और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लंबित है तो ये क्या होगा, उनकी अनुमति से यहाँ पर जांच कर सकता है। यानी कि अगर उनकी अनुमति है कि मानव अधिकार आयोग ये केस की जांच कीजिए तो वो कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। प्रथम अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। और देखिए अभी दिसंबर 2020 तक अभी वर्तमान के अध्यक्ष की यदि बात करें तो ये HL दत्तू थे और अभी वर्तमान में जो पद है वो रिक्त है। और या फिर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और बाकी मैं लास्ट में सारे आयोग के अध्यक्ष, कार्यकाल और उनके जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद में महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। देखिए यहाँ पर भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। जब हम राज्य मानव अधिकार देखेंगे तो उसमें वहाँ पर राज्य के सचिव रैंक का वहाँ पर अधिकारी होता है। उसके बाद में अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे। तो ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके तहत यहाँ पर लोक सेवक माने जाएंगे इनके अध्यक्ष और सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर वार्षिक प्रतिवेदन की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित हो चाहे राज्य सरकार से संबंधित हो, उसमें संसद और राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब देखिए इसका ये है कि वार्षिक प्रतिवेदन जो केंद्र सरकार से संबंधित हो तो वो केंद्र सरकार को देंगे और वो यहाँ पर संसद के समक्ष रखवाएंगे। उसके बाद में यदि राज्य सरकार से संबंधित है तो वो राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार उसे विधानमंडल के समक्ष यहाँ पर रखवाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आयोग का गठन पेरिस सिद्धांत के अनुसार, जो आयोग का जो गठन हुआ है दोस्तों वो हुआ है पेरिस सिद्धांत के अनुसार। पेरिस सिद्धांत के अनुसार हुआ है अक्टूबर 1991 में, जिसे स्वीकार किया गया था पेरिस सिद्धांत को। और अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति दे सकता है, किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर वो रख सकता है जब तक कि उसका वास्तविक अध्यक्ष नहीं मिल जाता। अब देखिए अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे होगा, या चाहे तो अध्यक्ष त्याग पत्र दे दे या फिर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए तो उस आधार पर यहाँ पर राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति दे सकता है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सदस्यों की सेवा शर्तें पदावधि का निर्धारण यहाँ पर कौन करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार करेगी, यह आपको ध्यान रखना है। और आयोग का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा, देखिए आयोग को जो अनुदान दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। बाकी जो खर्चों की जांच होगी वो कौन करेगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इतना आपको ध्यान रखना है। आयोग ऐसे विषय की जांच नहीं कर सकता जो अन्य आयोग या न्यायालय में पहले से लंबित हो। देखिए जो अन्य कि कोई भी आयोग हुआ, जैसे कि महिला आयोग हुआ, बाल संरक्षण आयोग हुआ या अन्य जितने भी आयोग है, यदि वहाँ पहले से ही कोई केस चल रहा है, कोई चीज़ लंबित है तो उसकी जांच ये नहीं कर सकता। यदि वो आयोग या न्यायालय उसे कहे कि आप ये केस की जांच कीजिए तो वो फिर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र एवं राज्य आयोग, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग 1 वर्ष से अधिक घटित विषय पर जांच नहीं करेंगे। यदि उस घटना को घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है तो फिर यहाँ पर जांच नहीं की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इससे डायरेक्ट आपका फैक्ट बन सकता है। और आयोग संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों की जांच करेगा, यानी जो संघ सूची में हमारे जो संविधान की संघ सूची और राज्य ने संवर्ती सूची से संबंधित जो भी विषय होंगे तो उनके आधार पर भी यहाँ पर जांच करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके बाद में राज्य मानव अधिकार आयोग भी देख लेंगे और सारे फैक्ट की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमने जो हिस्ट्री के सिनॉप्सिस भेज दिए हैं तो आप हिस्ट्री के सिनॉप्सिस देख सकते हो जो 2019 और 2020 के मेंस के लिए काफ़ी लाभप्रद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।